नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है ससुराल है कि पिंजड़ा। आज सुबह से ही जानवी घर के सारे कामों को बड़ी फुर्ती से निपटा रही थी। हाथों से झाड़ू, बर्तन, खाना पीना सब कुछ चुटकियों में निपटाती जा रही थी। वजह साफ थी, आज उसे मायके जो जाना था, पर इस बार वह केवल कुछ घंटों के लिए नहीं बल्कि पूरे हफ्ते भर रहने वाली थी। यही सोचकर उसके चेहरे पर एक अलग चमक आ गई। उसका मायका और ससुराल एक ही शहर में था, मगर अफसोस पास में होने की वजह से कभी उसे मायके में रात गुजारने की इजाज़त ही नहीं मिली। जब भी जाती यही ताने सुनने पड़ते, पास में ही तो है, रात में रुकने की क्या ज़रूरत है, बस दिन के कुछ घंटे बिताकर लौट आना पड़ता उसे। यही कसक हर बार उसके दिल में रह जाती। लेकिन इस बार ईश्वर की कृपा थी, सास की तबीयत भी सही थी, तो जानवी ने सोचा शायद इस बार सब कुछ आसानी से हो जाए। मगर कहते हैं ना, हर घर में एक शख्स ऐसा ज़रूर होता है जो खुशियों में कांटे चुभो दे। जानवी के लिए वह शख्स थी उसकी जेठानी सोनिया। सोनिया का मायका दूर था। जब भी जाती तो महीनों तक वहीं जमकर बैठी रहती। लेकिन जब जानवी मायके जाने लगे तो पूरा घर में कोहराम मच जाता। आज भी वही हुआ। जानवी ने जैसे ही मायके जाने की तैयारी शुरू की, सोनिया ने सामने आकर ताना कसना शुरू कर दिया और बेरुखी स्वर में बोली, कब लौटने का इरादा है देवरानी जी? जानवी ने घबराते घबराते धीरे से कहा, दीदी, इस बार सोच रही हूँ कि हफ्ते भर रुकाऊं। बस इतना सुनना था कि सोनिया का चेहरा ऐसे बदल गया जैसे किसी ने उसमें मिर्ची डाल दी हो। वो तुरंत ऊंचे स्वर में बोली, हफ्ता भर? मेरे बेटे सोनू के पेपर सिर पर हैं, काम करूंगी या उसकी पढ़ाई करवाऊंगी, और अगर हफ्ते भर वहाँ रही तो मैं अकेले कैसे सब संभालूंगी? देख लो, 2-3 दिन में लौट आना, फिर कभी चली जाना। सोनिया की बातों से जानवी का चेहरा लटक गया और मन ही मन सोचने लगी, यह फिर कभी तो आने से रहा। उसने उदास होकर सासू माँ की तरफ देखा तो सास ने कहा, देख बहू, 1 हफ्ते बाद मेरी बेटी आ रही है। उसके जुड़वा बच्चे हैं। नैपी बदलने से लेकर मालिश करने तक सब तेरा ही काम होगा। तभी तो वो अपनी सहेलियों के साथ घूम पाएगी, पार्टी कर पाएगी। तू बस 2-4 दिन मायके रहकर तुरंत लौट आना। सास जानती थी जानवी अपने स्वभाव के विपरीत काम नहीं करेगी और मायके से लौट आएगी, और ऊपर से उसका पति, उससे तो उम्मीद करना ही बेकार था। वो कभी उसके लिए खड़ा नहीं हुआ, बल्कि जब भी कोई मामला आता वह उल्टा जानवी पर हावी हो जाता। कितनी किस्मत वाली होती हैं वो औरतें जिनके पति उनकी तरफ से आवाज़ उठाते हैं, और मेरा तो कोई सुनने वाला ही नहीं। यह सोचकर उसका दिल कसक से भर गया। खैर, किसी तरह जानवी मायके पहुंची। जैसे ही घर में कदम रखा, माहौल बदल गया। माँ, पापा, भाई, भाभी सबकी आंखों में खुशी की चमक उठी। छोटी भतीजी दौड़ती हुई आई और मासूमियत से बोली, बुआ जी, इस बार 1 हफ्ते तो रुकोगी ना? जानवी ने मुस्कान ओढ़कर हाँ में सिर हिला दिया। क्या बताऊं इस बच्ची को, जबकि मुझे पता है कि हफ्ता पूरा करना नामुमकिन है। फिर भी उसने सोचा, जितने दिन मिले हैं उतने दिन जी भर के जी लूंगी। मायका है, यहीं तो सुकून, मस्ती और आज़ादी मिलती है। और सचमुच पहले 2 दिन ऐसे गुजरे जैसे पंख लग गए हों। कभी बहनों और भतीजी के संग शॉपिंग, कभी माँ के हाथ के गर्मा गर्म पकवान, तो कभी भाभी संग हंसी ठिठोली। रात को जब पापा और भैया साथ बैठते तो देर रात तक हंसी और बातों का सिलसिला चलता रहता। लेकिन इन पलों के बीच भी एक चिंता उसे बार बार सताती, पति के फोन की घंटी। कभी शॉपिंग के चक्कर में, कभी घर की हलचल में
कॉल उठा न पाती तो मन में डर समा जाता। अब वो ज़रूर ताना देंगे, कहेंगे तुम्हें तो फ़ोन उठाने तक की फुर्सत नहीं है। खैर समय पंख लगाकर उड़ गया। आज तीसरा दिन था। जाह्नवी को सुबह से ही टेंशन हो रही थी कि वह रुके कि नहीं रुके, क्योंकि अगर नहीं जाएगी तो बिना वजह घर में कोहराम मच जाएगा, भूकंप आ जाएगा, जेठानी सोनिया का मुंह बन जाएगा। यह सब सोचते हुए उसने अपने पति प्रशांत को फ़ोन किया और पूछा तो प्रशांत ने तुरंत कहा कि 2 दिन तो रह ली हो ना, मन नहीं भरता क्या मायके से तुम्हारा? अब हो गया, बस चली आओ। भाभी को भी यहाँ तुम्हारी ज़रूरत है। और पायल मेरी बहन भी आ गई है, पर वह तो 1 हफ्ते बाद आने वाली थी। नहीं नहीं, आज अचानक से ही आ गई है। और भाभी बर्तन पटक पटक कर काम कर रही हैं, उनका मुंह फुला हुआ है। पति की बातें सुनकर जाह्नवी का दिमाग सन्न रह गया और सोचने लगी कि प्रशांत उसका पति होते हुए भी कभी उसने अपनी पत्नी के मनोभाव को नहीं समझा और ना ही कभी उसके दर्द को समझा। मायके के प्रति ललक को वह हमेशा गलत निगाहों से देखा करता है। जाह्नवी जानती थी कि प्रशांत कभी उसका साथ नहीं देगा। शायद इसीलिए वह वापस लौटने के लिए मजबूर थी और मायूस होकर सोचने लगी, ऐसा क्यों होता है कि पति ही साथ नहीं देता? अगर पति उसका साथ देता तो क्या वह स्वच्छंद रूप से अपने पिता के घर 1 हफ्ता भी नहीं रुक सकती थी? ऊपर से रोज जब भी प्रशांत से बात होती तो वह हमेशा व्यंग करता कि कौन सा वहाँ मायके में तुम्हें 56 भोग मिल रहा है जो तुम यहाँ नहीं आना चाहती। अपने पिताजी के घर तुम्हें न कोई एसी की सुविधा है, न कोई नौकरानी का सुख मिलता है, फिर भी पता नहीं क्यों वहाँ के लिए मरती रहती हो। पर यह उसे कैसे समझाए कि अपना घर तो अपना घर होता है और पिंजरा तो पिंजरा ही रहता है, चाहे वह कितनी ही कीमती धातु से ही क्यों न बना हो। अपने घर की मिट्टी की दीवार भी हर लड़की को प्यारी होती है। इन विचारों में उलझी हुई जाह्नवी नहाकर कपड़े डालने छत पर गई तो अपने बचपन की सहेली स्मृति को देखा। वह भी मायके आई हुई थी। दोनों सहेलियां एक दूसरे को देखकर खिल उठी। छत से ही दोनों ने एक दूसरे को हाथ हिलाकर अभिवादन किया और फिर भागकर वह नीचे आई। तब तक जाह्नवी उसके घर का दरवाज़ा खोल रही थी। अंदर आते ही दोनों ने खुशी से गले मिलकर प्रेम प्रकट किया और फिर वहीं गिले शिकवे, तू मुझे याद नहीं करती, कभी मतलब ही नहीं रखती, कभी एक फ़ोन भी नहीं करती, वगैरह वगैरह। बातों ही बातों में जाह्नवी ने बताया कि उसे आज ही जाना है। शाम को ऑफिस से लौटते समय उसके पति प्रशांत आएंगे तो उसे लेकर चले जाएंगे। इतना सुनते ही स्मृति का मुंह बन गया। बोली क्या यार, 4 साल बाद मिले हैं हम लोग और तू आज ही चली जाएगी? यार मैं जल्दी से तो मायके आती नहीं हूँ और जब मैं आती हूँ तो तू अपने ससुराल रहती है। इस बार हम दोनों संयोग से मिले हैं तो तू भाग कर जा रही है। उसने मुंह फुलाकर कहा, अरे अब क्या बोलूँ, मेरा ससुराल लोकल है ना, तो मुझे रुकने का सौभाग्य मिलता ही नहीं है। नहीं, जाह्नवी ने उदासी से कहा, यार तू लोकल होकर नहीं आ पाती और मैं इतनी दूर हूँ। कितनी बार मिन्नतें करो, रिजर्वेशन कराओ, बच्चों के साथ भी अकेली मत जाओ। कभी किसी को छुट्टी नहीं मिलती तो कभी किसी खास मेहमानों का आना हो जाता है। ऐसे में घर की बहू हुई अपने आने जाने के प्रोग्राम की कुर्बानी दे, यही मेरे ससुराल की रीत है। स्मृति ने कहा तो जाह्नवी बोली, यह तेरे ही नहीं मेरे भी ससुराल की कहानी है, पर क्या किया जाए बता। तभी स्मृति मुस्कुराते हुए बोली, अरे तुझे नीता याद है? वही नीता जो पतली दुबली सी पिछली सीट पर बैठा करती थी, क्लास में जो हर बात में डरती थी, कुछ याद करती थी तो भूल जाती थी, कितनी डरपोक दब्बू टाइप की लड़की थी।
वह कल मुझे मार्केट में मिल गई। क्या बदल गई है यार, शेरनी हो गई है एकदम। जीन्स टॉप पहने, स्टेप कटिंग, स्मार्ट सी लग रही थी। और एक हम है बहन जी बन गई हैं। ससुराल में यह न पहनो वो न पहनो, सबकी खुशी के चक्कर में हमने अपनी सारी खुशी की बलि चढ़ा दी। कल वह मिली थी तो उसने मुझे देखते ही टोक दिया कि स्मृति कैसी हो गई है। तुम कहाँ हमारी स्मार्टी हीरोइन जैसी थी और आज कहाँ बहन जी लग रही हो। तू लगी नहीं रही है कि तू वही स्मृति है। स्मृति ने दुखी होकर कहा। तो जानवी ने उत्सुक होकर पूछा, अच्छा और क्या बोली। पूछने लगी कि मायके कब आती हो, तो मैंने कहा बहुत कम आती हूँ यार। तो उसने कहा कि मैं तो बिंदास रहती हूँ, किसी की परवाह नहीं करती, जिसको जो बोलना है बोले, मुझे जो पसंद है मैं वही करती हूँ। यह मत पहनो वह मत पहनो, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, बोलो मत हंसो मत। यार हम कठपुतलियाँ हैं क्या, जो सब कुछ उनकी डोर बंधी उंगलियों के हिसाब से करते रहें। मैंने पूछा, नीता तुझे किसी से डर नहीं लगता क्या कि लोग क्या कहेंगे। तो बोली, लोगों की परवाह मत करो, सबको खुश नहीं किया जा सकता। रही बात पति की, तो अगर वह तुम्हारी खुशी समझते तो ठीक है, वरना उनसे भी ज़्यादा उम्मीद मत करो। पति हमेशा चाहते हैं कि पत्नी को दबा कर रखें और फुल टाइम नौकरानी के जैसे ट्रीट करें। मेरे भी करते थे, पर जिस दिन मुझे लगा कि अब बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मैं विद्रोह कर बैठी। गर्दन उतनी ही दबाओ जितने में दम न घुटे। अगर सांस ही रुक गई तो जीवन ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए पहले खुद को महत्व दो। और सच कहूँ तो जानवी, मुझे भी नीता की बात सही लगी कि हम खुद को ही भूल गए हैं। हमें इन बंधनों से बाहर निकलना ही होगा। जानवी गौर से स्मृति के मुंह से नीता की बातें सुन रही थी। उसे भी आश्चर्य हो रहा था कि वह सहमी सहमी सी लड़की इतनी तेज तर्रार कैसे हो गई। उसे भी लगा कि मैं ही पागल हूँ, कभी खुद की खुशी को कोई महत्व ही नहीं दिया। मन में विचारों के बुलबुले उठने लगे। तभी स्मृति ने कहा कि अब क्या सोच रही हो, तुम घर जाओगी आज ही या फिर मना कर दोगी अपने पति को। आज शाम को आने दो, फिर देखती हूँ। यह कहकर जानवी सोच में पड़ गई कि क्या करूं। तभी स्मृति ने कहा, ठीक है यार, मैं अब चलती हूँ। स्मृति तो चली गई, पर जानवी को एक नए मंथन में उलझा गई। दिन भर जानवी कमरे में लेटी रही। अब शाम हो गई थी, पति के आने का वक्त हो रहा था। माँ पकौड़े बनाने की तैयारी कर रही थी और भतीजी उससे चिपक के सो चुकी थी। तभी डोर बेल बजी। शायद पति ही थे, जो ऑफिस से सीधा उसको लेने आए थे। पर आज उसके मन में उठ रहे उलझनों का चक्कर अब बवंडर बन चुका था। उसके मन का गुबार अब हलक में आ चुका था, जो शायद कभी भी फूट सकता था। पर हिम्मत नहीं हो रही थी कि पिछले 2 सालों से जो करती आई है उसे इतना नया रूप कैसे ले। जानवी अपने कमरे में बैठी अपने आप से लड़ रही थी कि वह क्या थी और अब क्या बन गई है। अब प्रशांत भी आ चुके हैं। काश मैं पहले ही उनको फ़ोन कर देती और मना कर देती। अब क्या करूं? अगर मना किया तो वह नाराज़ हो जाएंगी और सोचेंगी कि मायके में मेरे किसी ने कान भर दिए हैं। एक तो वैसे ही प्रशांत मायके के प्रति उदासीन थे। यदि उनके दिमाग में यह बात आ गई तो वह खिलाफ ही हो जाएंगे। न जाने क्या सोचती रही कि तभी उसके भतीजे ने आकर कहा कि बुआ जी, फूफा जी आ गए हैं। हाँ आई बेटा, तुम चल कर बैठो। कहकर जानवी उसी हालत में बैठक में चली गई और प्रशांत को देख शांत सी पड़ गई। प्रशांत पानी पी रहा था। जानवी को यूं देखकर वह थोड़ा क्रोध में आ गया। यह क्या जानवी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो? चलना नहीं है क्या? हाँ नहीं चलना है, तबीयत खराब सी लग रही है।
तो तबीयत ठीक हो जाएगी। वहाँ क्या पिंजड़े में रहोगी? जो वहाँ तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहेगी, वह ससुराल नहीं पिंजड़ा ही है। वहाँ जाकर मैं कैद नहीं होना चाहती। खैर छोड़िए, आज मैं नहीं जाऊंगी। सोच समझ लो, अगर आज तुम नहीं चली मेरे साथ तो मैं तुम्हें लेने नहीं आऊँगा, तुम खुद आओगी। माँ पकौड़े की प्लेट लेकर आई और उनकी बात सुनकर दरवाजे पर ठिठक कर खड़ी हो गई। तो प्रशांत की आवाज़ सुनकर सोचने लगी, अरे क्या हुआ जानवी, अचानक क्या बोलने लगी? क्योंकि लड़की के माता पिता सदैव अपने लड़की से यही आशा करते हैं कि वह अपनी खुशियों को तिलांजलि देकर सदैव उनके आज सम्मान की रक्षा के लिए सहते रहें। संस्कारों की दुहाई देकर स्वयं माता पिता ही अपनी बेटी को कमज़ोर बना देते हैं कि बोल दो तो बदतमीज और सह लो तो संस्कारी। तभी माँ अंदर आई और जानवी को बोली, यह तुम क्या बोल रही हो बेटी? एक तो दामाद जी आए हैं और फिर सही तो कह रहे हैं। वह अगर तुम्हें नहीं जाना था तो पहले ही बता देती। प्रशांत सास की बात सुनकर और चौड़ा हो गया कि वह कतई गलत नहीं है। जानवी ने माँ की तरफ देखकर कहा, आपको नहीं पसंद तो मैं चली जाती हूँ, किंतु आत्मा यहीं रह जाएगी, शरीर चला जाएगा और अब दोबारा यह शरीर तुम्हारी दहली पर नहीं आएगा। प्रशांत हैरान सा जानवी की ओर देखता रह गया। किसे कौन सा भूत चढ़ गया है? आज मन ही मन सोचता रहा। जानवी तेजी से कमरे में गई और बैग में अपने सामान को रखने लगी और बिना माँ से मिले, बिना विदा लिए, बिना किसी और की तरफ देखे यूं ही अनमनी सी जाकर प्रशांत के पास खड़ी हो गई। प्रशांत ने हाथ जोड़कर माँ से विदा ली और माँ आश्चर्य से खड़ी जानवी को देखती रह गई। रास्ते भर जानवी ने प्रशांत से कोई बात नहीं की। घर आ गई, रात भर रोती रही। दूसरे दिन कठपुतली की तरह काम में लग गई। सारे लोग खुश थे सिवाय उसे छोड़कर। प्रशांत का ईगो, जेठानी का अहंकार, सास की निश्चिंतता और ससुर की लापरवाही, सब कुछ यत्रवत चलने लगा और ननद की फरमाइश, अपमान और उपेक्षा के कुचक्र में जानवी पीसने लगी। अभी 2 दिन ही बीते थे कि किचन में काम करते वक्त जानवी का गलती से चाकू से हाथ कट गया, पर किसी ने भी उससे सहानुभूति नहीं दिखाई। उल्टा उसे ही दोषी कहकर सब ने पल्ला झाड़ लिया कि दिमाग कहाँ रहता है। ननंद पायल बोली, क्या भाभी, इसी समय आपको अपने हाथ पैर काटने थे? अरे मेरी बच्ची को देखती तो मैं मूवी देखने जाती अपने सहेलियों के साथ। मायके भी आकर चैन नहीं मिलता है। आप लोग बस। जानवी को लगने लगा कि वास्तव में किसी को उसकी कद्र नहीं है। एक दिन उसने खुद को आईने में देखा और सोचा, क्या वह इस घर में एक सम्मानित बहू है? क्या एक पति के दिल की मालिक है? क्या एक सफल पत्नी है? शायद नहीं। और उस दिन मायके में माँ की बात सुनने के बाद अब मायके की दुलारी भी नहीं रही। उसी दिन उसने प्रण लिया कि अब वह कठपुतली नहीं बनेगी। उसके टपकते खून को देखकर भी किसी को उस पर जरा सी भी दया या सहानुभूति नहीं आई। प्रेम तो बहुत दूर की बात है। उसने स्वयं से प्रेम करने की ठान ली और मन ही मन सोचने लगी, अब मैं खुद के लिए जीऊंगी। उस रात वो खाना बनाने के लिए कमरे से बाहर ही नहीं निकली और चादर से मुंह ढक कर लेटी रही। उसके इस व्यवहार पर सबसे पहले जेठानी ने प्रतिक्रिया दी। उसके बर्तन पटकने और हाय हाय कर कर खाना बनाने की पुरानी हरकतें प्रारंभ हो गई। पर आज जानवी परेशान नहीं थी। आज उसके मन में कुछ सुकून था। तभी कुछ ही देर बाद सास उसके कमरे में आई और बोली, क्या नाटक लगा रखा है? चेहरे से तो भली चंगी लग रही हो। जब से मायके से लौट के आई हो, लगता है माँ ने कुछ ज़्यादा ही पढ़ा सिखा दिया है। जानवी ने 2 टूक जवाब दिया, नहीं, काम करने का मन नहीं है।
उंगली में चोट लगी है, दर्द हो रहा है। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है। सासू माँ बड़बड़ा के कमरे से बाहर चली गई। आने दो बेटे को, आज इसकी सारी नौटंकी निकाल कर छोड़ूंगी, सारी ऐंठन ढीली कर दूंगी। लेकिन प्रशांत घर देर से लौटा। तब तक घर वाले सो चुके थे। प्रशांत ने रात में एक बार भी जाह्नवी से यह नहीं पूछा कि तुम्हारी उंगली ठीक है या नहीं। सासू माँ ने सुबह जाह्नवी को आवाज़ लगाई कि जल्दी से मेरी बेटी के लिए समोसे बना दो, किंतु जाह्नवी तो बिल्कुल तैयार होकर कमरे से बाहर निकली और बोली, माँ जी मैं शाम को लौट आऊँगी। पर बहू तू कहाँ जा रही है? कहीं काम से जा रही हूँ, कहकर जाह्नवी घर से बाहर निकल गई। मालती जी जाह्नवी की इन हरकतों पर आश्चर्यचकित थी कि आखिर इसका दिमाग कैसे फिर गया है। प्रशांत भी उतना नहीं समझ पा रहा था। शाम को जाह्नवी देर से लौटी और उसने किसी से कोई बात नहीं की। उस रात प्रशांत ने उससे पहली बार कहा कि खाना खा लो, पर जाह्नवी ने कहा कि मैं खाना खाकर आई हूँ और कुछ न बोलकर करवट बदल कर सो गई। दूसरे दिन भी जाह्नवी सुबह 9 बजे घर से तैयार होकर निकलने वाली ही थी कि तभी पीछे से जेठानी ने टोका, अरे यह क्या नाटक लगा रखा है? रोज रोज तैयार होकर कहाँ चली जाती हो? क्या नाश्ता तुम्हारा बाप बनाएगा? मेरे बच्चे भूखे पड़े हैं और मेरे छोटे बच्चों का नैपी कौन बदलेगा? मालिश कौन करेगा? पीछे से ननद पायल भी तेज से बोली, हाँ भाभी यह तमाशा बंद करो, मेरे बच्चों को संभालो, आज तो मैं शॉपिंग पर जाकर रहूंगी। जाह्नवी ने पलटकर उन्हें देखा और कहा, तो कि मैं क्या करूं? मैंने कोई ठेका लिया है आपके बच्चों को? आपने पैदा किया है, मैंने नहीं कि मैं सबकी जिम्मेदारी उठाऊं। मैं किसी की नौकरानी नहीं हूँ। जेठानी ठगी सी खड़ी उसे देखती रह गई और सोचने लगी कि जिस गाय को पिछले 2 साल से अपने इशारों पर नचा रही थी, आज उस गाय ने उसे सींग दिखा दिए। प्रशांत तैयार होकर निकला तो जाह्नवी जा चुकी थी। तो मालती जी हैरानी से प्रशांत से पूछा कि जाह्नवी को हो क्या गया है? कल तक जुबान नहीं खोलती थी, कोई झगड़ा हुआ है क्या तुम दोनों के बीच? नहीं माँ, उस दिन उसके घर में यह तो हुआ था कि शायद वह इतनी जल्दी मायके से वापस नहीं आना चाहती थी, पर उसकी माँ ने ज़बरदस्ती उसे यह कहकर भेज दिया कि वही तुम्हारा घर है। फिर पता नहीं क्यों उसे यहाँ पर ऐसी हरकतें करने में क्या मज़ा आ रहा है। बहुत बदतमीज होती जा रही है। आने दो, आज रात को मैं उसकी खबर लेता हूँ। इसका कुछ न कुछ तो इंतज़ाम करना ही पड़ेगा। पर ऑफिस की फाइलें उसके सामने खुली पड़ी थी, पर प्रशांत की नज़र उनमें कहीं अटकी ही नहीं। प्रशांत का दिमाग बार बार उसी सवाल पर लौट रहा था, आखिर जाह्नवी को क्या हो गया है? क्यों उसके व्यवहार में इतनी करवाहट घुलाई है? लंच ब्रेक की घंटी बजी तो भी उसका मन बेचैन ही रहा। तभी उसका जिगरी दोस्त पास आया और बोला, क्या हाल है यार, तू तो बड़ा बुझा बुझा सा लग रहा है। प्रशांत से रहा नहीं गया। उसने अपने दोस्त को दिल खोल कर सब कुछ बता दिया। दोस्त ने गहरी सांस और गंभीर नजरों से बोला, देख प्रशांत, बुरा मत मानना, लेकिन तू पति होकर भी आज तक भाभी जी से प्रेम से ढंग से बात नहीं कर पाया। औरत जब ससुराल आती है तो सिर्फ एक आस लेकर आती है, पति ही उसका सहारा होगा, वही उसका हौसला होगा। अगर तू ही उसकी बातें नहीं समझेगा तो फिर कौन समझेगा? उसके शब्द सीधे प्रशांत के दिल को चीर गए। दोस्त ने आगे कहा, मैं तुझसे छिपाऊं क्यों? मैंने भी यही गलती की थी। घर के सारे काम अपनी बीवी से कराए, मगर कभी उसे यह एहसास ही नहीं दिलाया कि वह मेरे लिए खास है। नतीजा, वो मुझे छोड़कर चली गई। तलाक हो गया। आज मैं यहाँ अकेला जिंदगी काट रहा हूँ।
काश उस वक्त मैंने उसे थोड़ा प्यार, थोड़ा सम्मान दिया होता, शायद आज मेरी दुनिया वीरान न होती। इतना सुनते ही प्रशांत का चेहरा सन्न पड़ गया। दोस्त की बातों ने जैसे उसके अंदर छिपे इंसान को झकझोर दिया। वह चुपचाप कुर्सी से उठा, बैग उठाया और बिना कुछ कहे ऑफिस से बाहर निकल पड़ा। उसके कदम भारी थे, लेकिन दिल में एक ही बात गुज रही थी, अब और देर नहीं। जानवी को उसका हक, उसका सम्मान और उसका प्यार देना ही होगा। आज पहली बार प्रशांत के दिल में भूचाल उठा। उसे अचानक वे सारे लम्हे याद आने लगे, जब जानवी मासूमियत से मायके जाने की इजाज़त मांगती थी और वह तुनक कर डांट देता था। क्या हर वक्त मायके जाने की रट लगाकर बैठी रहती हो? जाना है तो जाओ, लेकिन फिर कभी मत लौट कर आना। कभी उसने जानवी को कहीं घुमाने नहीं ले गया, कभी उसकी पसंद की छोटी सी चीज़ तक नहीं दी। जब दिन भर काम कर करके थक कर चूर हो जाती तो उल्टा ताना मार देता, इतना कौन सा काम कर लिया जो थक गई हो। और जानवी हर बार चुप हो जाती। मैंने जानवी को सिर्फ फर्ज निभाने की मशीन बना दिया, कभी उसके सपनों के बारे में सोचा ही नहीं। गिल्ट और पछतावे के समंदर में डूबते हुए वह बेचैन हो उठा। तुरंत मोबाइल उठाया और जानवी का नंबर मिलाने लगा। बार बार कोशिश की, पर फ़ोन बार बार बंद था। बेचैनी बढ़ती चली गई। उसने मायके पर फ़ोन मिलाया, पर वहाँ से भी जवाब मिला, जानवी यहाँ नहीं आई है। अब तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। जैसे ही प्रशांत घर पहुँचा, माँ और बहन ने मौके पर वार करना शुरू कर दिया। माँ का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था और बड़ी बड़ी आंखें करके घूर कर बोली, देख बेटा, तेरी बीबी को घर की परवाह ही नहीं। बहू के फर्ज होते हैं सबकी सेवा करना, पर इसे तो महारानी बनने का शौक है। अभी तक घर नहीं लौटी, कौन जाने बाहर क्या क्या गुल खिलाती होगी। इतना सुनकर बहन भी आग में घी डालने लगी। तेज आवाज में बोली, भैया आज इसे अच्छी तरह समझा दे। मैं तो कहती हूँ एक जोरदार थप्पड़ मार, घूमने फिरने का नशा मिनटों में उतर जाएगा। उधर दरवाजे की कुंडी खटकी और जानवी अंदर आई। उसने किसी से एक शब्द तक नहीं कहा, बस सीधे अपने कमरे की ओर चली गई। उसके पीछे पीछे बेचैन प्रशांत भी कमरे में गया। पीछे हॉल में बैठी माँ और बहन की आंखों में कुटिल चमक उभर आई। आंखों आंखों में दोनों ने इशारा किया, अब तो जानवी की अच्छी तरह धुलाई होगी। देखना कैसे प्रशांत उसके कान खींचता है। हॉल में बैठे बाकी लोग भी मुंह छुपाकर हंस रहे थे। पूरा घर मानो किसी तमाशे का इंतजार कर रहा हो। अब होगी बहू की कचूमर पिटाई। कमरे में पहुंचकर प्रशांत ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और जानवी के पास गया और बोला, कुछ परेशान लग रही हो जानवी। जानवी कुछ न बोली। फिर उसने पूछा, 2-3 दिन से कहाँ चली जाती हो? तुम्हें बहुत ढूंढा मैंने, न अपने घर गई थी न अपने दोस्तों के यहाँ। जाती कहाँ हो? ओह अच्छा, तुम यह जानना चाहते हो कि मैं कहाँ जाती हूँ। बाकी तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता होगा तो इस बात को लेकर कि अब मैं सबकी सेवा में उपस्थित नहीं हूँ। शायद यही वजह होगी कि तुम आज मुझसे बात करने को मजबूर हो गए, वरना तुम्हें कहाँ मेरी फिक्र थी। ऐसी बात नहीं थी जानवी, मैं व्यस्त था। लेकिन हाँ, इन व्यस्तता में मैं एक चीज़ भूल गया कि तुम मेरी पत्नी भी हो। यह सुनकर व्यंग्यात्मक हंसी से जानवी बोली, जी नहीं, गलत कह रहे हो। आप तो यह तक भूल गए कि मैं एक इंसान हूँ। पत्नी होना तो बहुत दूर की बात है। हाँ, मैं जानता हूँ गलती मेरी है। मैंने तुम्हें कभी इज्जत नहीं दी, और पति का इज्जत ना देना मतलब पत्नी को किसी की इज्जत ना मिलना। यही विडंबना है समाज की। जब तक पति अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करता,
तो उसकी कोई इज्जत नहीं करता। सही कहा ना मैंने? जानवी ने आंखों में आंसू भरकर कहा। तभी प्रशांत ने जानवी के हाथ को अपने हाथों में थाम कर कहा, जानवी, गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। क्योंकि अगर अभी हम इन सब बातों का हिसाब करने बैठेंगे तो हमारे जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पल उन्हीं पुरानी करवाहट का हिसाब करने में निकल जाएंगे। इसीलिए हो सके तो मेरी सारी गलतियों को माफ़ कर दो। बिल्कुल नहीं, कहकर जानवी ने प्रशांत के हाथ को झटक दिया। अब मैं अगर पहले जैसी हो गई तो क्या मतलब निकला मेरे संकल्पों का? जानना चाहते हो ना आप कि मैं कहाँ जाती थी? तो सुनिए, मैं कोचिंग क्लासेस जाती हूँ क्योंकि मुझे कंपटीशन का फॉर्म भरना है, जॉब करनी है और अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाना है। तभी प्रशांत ने कहा कि शांत हो जाओ, मैं जानता हूँ कि तुम कहीं गलत जगह नहीं जाती थी, बस चिंतित था कि कहाँ जाती हो। ना दोस्तों के घर जाती हो, ना अपने मायके जाती हो, तो जाती कहाँ हो? मेरा मायके जाना तो आपको पसंद ही नहीं था ना। हर वक्त मेरे घर वालों की बुराई करना, हर वक्त मुझे सुनाना कि तुम्हें तो बस मायका ही पसंद है। सच बताइए प्रशांत जी, शादी के बाद कुल कितने दिनों के लिए मैं मायके गई हूँ? मैं अपने घर में खुद ही नहीं जाती हूँ। सोचती हूँ आप सबको कुछ ज़रूरत है, आज ये ज़रूरत है, आज वो ज़रूरत है, पर किसी को मेरी ज़रूरत नहीं दिखती, मेरा मन नहीं दिखता। मैं तड़पती हूँ अपने माँ बाप के साथ के लिए, लेकिन अब तो माँ भी डरती है कि कहीं आप नाराज़ हो जाएंगे। इसीलिए तो उन्होंने मुझे उस दिन कह दिया कि चली जा अपने घर। अब आप ही बताइए, क्या रह गया इस संसार में मेरा? न वो घर मेरा है, न यह घर। जानवी, बस एक मौका दे दो मुझे। मैं वादा करता हूँ कि तुम जो चाहती हो मैं वही करूँगा। मैं मानता हूँ कि मैं गलत हूँ, मेरा तरीका गलत हो सकता है। नहीं, आपका तरीका गलत है। अगर आपने कभी कहा होता कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ जानवी, तो क्या मैं तब भी मायके जाने की जिद करती? मैं यह नहीं कह सकता हूँ जानवी, क्योंकि वह तुम्हारा घर है और तुम्हारे मम्मी पापा भाई भाभी सब तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं। ऐसे में मैं इतना स्वार्थी कैसे हो सकता हूँ? अच्छा, स्वार्थी नहीं हो सकते पर कठोर हो सकते हो। पत्नी को सुना सकते हो, व्यंग कर सकते हो, पर प्रेम नहीं दिखा सकते क्योंकि छोटे हो जाओगे प्रेम दिखाकर। चलो ठीक है, आज मैं वादा करता हूँ तुमसे कि तुम जो चाहे वो करो, जॉब करो, काम मत करो, सबकी उंगलियों पर नाचने वाली कठपुतली मत बनो। मेरे घर की, यानी कि अपने घर की महारानी बनकर रहो। सब कुछ करो पर मायके मत जाओ। जानवी उसकी यह बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। अच्छा चलो, अब हम डिनर कहीं बाहर करते हैं। जानवी प्रशांत के सीने से चिपक जाती है। थोड़ी देर बाद जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खुला, सबकी सांसें थम गई। अंदर से नज़ारा ऐसा निकला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। प्रशांत और जानवी के हाथ कसकर एक दूसरे में जुड़े हुए थे। सास और जेठानी की आंखें ऐसे फैल गई मानो बिजली गिर गई हों। ये कैसे हो गया? उनके मन में यही चीख गुज रही थी। प्रशांत बोला, सुन लो सब लोग, अब जानवी किसी की कठपुतली बनकर नहीं रहेगी। जिसे जो काम करना है अपना काम खुद करो। उसने जानवी का हाथ और कसकर थामा और सीना तान कर बोला, आज से यह उसका ससुराल है, न कि पिंजरा। और हाँ, आज रात हमारा खाना यहाँ नहीं बनेगा। मैं अपनी बीबी को बाहर डिनर पर ले जा रहा हूँ। इतना कहकर प्रशांत दरवाजे की तरफ बढ़ गया। पीछे सास और जेठानी ननंद के चेहरे ऐसे पीले पड़ गए मानो किसी ने उनकी पूरी चाल पर पानी फेर दिया हो। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।